हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिज़िकल अड्डा। फिज़िकल अड्डा पे हम अपनी नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। क्लास 11th फिज़िकल एजुकेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैनल पर हम क्लास 11th के सारे चैप्टर्स एंड क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के ऑल चैप्टर्स लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए लेट्स सी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो बेसिकली हमें फर्स्ट पढ़ना है इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। एंड थर्ड पॉइंट इसमें हम देखेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। फोर्थ इसमें हम देखेंगे करियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। एंड देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एंड लास्ट हम चैप्टर में देखेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। सो बेसिकली ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। 4 से 5 पॉइंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं इसकी फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं फिज़िकल एजुकेशन की, जस्ट बिकॉज बहुत ब्रॉड बेस कॉन्सेप्ट है। तो कोई इसे किसी और एंगल से देखता है, कोई इसे किसी और एंगल से देखता है। तो जस्ट सिंपल जो मीनिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फिज़िकल एजुकेशन मीन्स दैट द फोकस इज़ ऑन डेवलपिंग फिज़िकल फिटनेस एंड द एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एन्जॉय डे टू डे फिज़िकल एक्टिविटीज़ विद ईज़। इसका मतलब है जस्ट आप इतने फिट हो जाएं कि आप अपनी डेली बेसिक जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से और बहुत इजीली कर पाएँ। चलिए नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू C.A. Bucker, physical education is an integral part of the education process. The aim is the development of physical, mental, emotional and socially fit citizen. तो C.A. Bucker के हिसाब से फिज़िकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का, और इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशली वेलबींग। Now let's see, according to J.B. Nash, physical education is the phase of whole field of education that deals with the big muscle activities and their relative response. According to J.B. Nash, उन्होंने कहा है कि फिज़िकल एजुकेशन डील करता है बिग मसल्स एंड उसके रिस्पॉन्सेस को लेकर। तो चलते देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो जो एम है फिज़िकल एजुकेशन का वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है एक पर्सनैलिटी को, और जिस डेवलपमेंट को हम अचीव करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन आप देखें, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है एक पर्सनैलिटी का। उसमें आप अपने स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, अपना फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं, अपने ऑर्गन्स को इम्प्रूव करते हैं, अपना रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन आप इम्प्रूव करते हैं। और जैसी जैसी ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती रहेंगी, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस इम्प्रूव होती रहेगी और आपकी एफिशिएंसी एक बढ़ती रहेगी, और जिसकी वजह से आप अपने किसी भी काम को बहुत इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, विच इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। सो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है फिज़िकल एजुकेशन का। हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, लाइक प्लेजर, होप, जेलस, हेट, फियर, डिस्ट्रेस, एंगर एक्सेट्रा। ये सारे इमोशंस होते हैं हर एक के अंदर, और अगर इनमें से एक भी इमोशंस पे आप अपना कंट्रोल ना बना पाएँ या आप नॉर्मल रहें तो ये चीज़ें बैड कॉज करेंगी उस इंडिविजुअल के लिए। एंड बाय प्रैक्टिसिंग फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम आप अपने सारे इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो बेसिकली फिज़िकल एजुकेशन के बहुत सारे रास्ते हैं सोशल डेवलपमेंट करने के, आपको सोशली फिट सिटीजन बनाने के लिए। जब आप सोशली फिट सिटीजन होंगे तो आप कंट्री के लिए भी बेटर होंगे, और कोई नेगेटिविटी आप नहीं स्प्रेड करेंगे कंट्री में, कोई फियर नहीं होगा लोगों को। और अगर आप सोशली आप कैसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू फिज़िकल एजुकेशन, आप देखा होगा किसी भी इवेंट में डिफरेंट रीजन से लोग आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, और डिफरेंट कलर के आते हैं, डिफरेंट कल्चर के आते हैं। तो सब एक जगह जब परफॉर्म करते हैं तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं, लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं,
डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके बारे में सीखते हैं, और एक कोऑर्डिनेशन सा बन जाता है। अगर आप एक ही टीम में हैं 10-11 लोग एक फ़ुटबॉल, और इसमें डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रीजन से वो हमने सेलेक्ट कर करके एक टीम बनाई हुई है, और कैसे आप कॉर्पोरेट करते हैं, कॉर्पोरेशन आपका कैसा है अपने को प्लेयर्स के साथ, तो वो थ्रू गेम्स आप डेवलप कर जाएंगे। कॉर्पोरेशन, फेयर प्ले, आप स्पोर्ट्समैनशिप आप डेवलप करेंगे, कैसे गेम को खेलना है, और आपकी सिंपैथी एक डेवलप होगी कि ज़रूरी नहीं है कि लोग हार रहे हैं तो आप उन्हें बुली करें या कुछ करें। जीत में भी नॉर्मल आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और हार में भी आप नॉर्मली सैड हो सकते हैं। ये नहीं कि आप लोगों की फीलिंग्स को आप निगलेक्ट कर दें। तो बेसिकली गेम्स आपको सोशली फिट बनाते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के, वो है मेंटल डेवलपमेंट। इफ़ यू आर प्लेइंग सम गेम, तो आपको एक अलर्टनेस चाहिए, एक डीप कंसंट्रेशन चाहिए उस गेम को खेलने के लिए, और आपको उस गेम की टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़, स्किल सब माइंड में आपकी सर्कुलेट होती रहती हैं, और उसके बाद आपको परफॉर्म करनी पड़ती है स्किल। आपको एक, अगर आप कोई इवेंट खेल रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रेशर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं और कैसे आप ओवरकम आ रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी के बीच में आप कैसा डिसीजन आप ले रहे हैं, कैसे अपनी स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आपका एक मेंटल लेवल ग्रोथ होती है। तो गेम के थ्रू आप अपने मेंटल लेवल को, स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस का बार बार जब डिफरेंट सिचुएशन फेस करेंगे तो आपका माइंड यूज्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी वो सिचुएशन में पढ़ते हैं तो वो बहुत इजीली उस चीज़ को टैकल कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल ग्रोथ होती रहेगी थ्रू गेम्स और फिज़िकल एजुकेशन। चलिए अब अपने आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पर, वो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स अ रिलेशन बिटवीन आपके नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम का। जब आपका ब्रेन आप कोई सिग्नल दे और आपका मसल उसे परफॉर्म करे, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब जितनी भी बायोमैकेनिक्स हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हैं, वो सारी इसी पर डिपेंड होती हैं। अगर किसी स्किल को आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर जितना अच्छा आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी लेस एफर्ट लगेंगे और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। आपका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा होगा। आप किसी भी स्किल को ईज़िली कर पाएंगे विदाउट गेटिंग इंजर्ड, और एक मैक्सिमम आउटकम उस परफॉर्मेंस का आएगा, उस स्किल का आउटकम बहुत अच्छा आएगा। सो बेसिकली जितना अच्छा आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा, उतना ही स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हो जाएगी, और ईज़िली आप किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी जो रिएक्शन टाइमिंग है वो भी लेस हो जाएगी। तो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चलिए अपने आते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव्स पर, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। सो बेसिकली अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रिवेंट हो रहे हैं डिजीज़ से, ओवरकम हो रहे हैं डिजीज़ से। किसी भी, अगर आप ओबेसिटी आपको, तो आप ओबेसिटी से ओवरकम हो रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करें और अपना ही जो बिज़नेस है, अपना पैसे कमाने लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पैसे कमाते रहेंगे, हेल्थ जाती रहेगी, और एक दिन आएगा जितने पैसे आपने कमाए वो सारे आपको हेल्थ पर लगाने पड़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो थ्रू फिज़िकल एजुकेशन, थ्रू एक्सरसाइज हम अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और डिजीज़ से, जितनी भी डिफरेंट डिजीज़ हैं उससे हम बच सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड इन करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। सो बेसिकली जैसे कि पहले आप देखते थे कि जो लोग गेम खेलते हैं, जो खेलते रहते हैं, उन्हें लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये सारी स्टेटमेंट पहले चलती थी, लोग प्रेशराइज़ करते थे, खेलने नहीं देते थे। जो अगर किसी का बच्चा खेलता भी था तो उसे लोग सोसाइटी में बहुत बोलते थे कि
जब देखो खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। और अगर आप देखेंगे कितने सक्सेसफुल एथलीट्स जो 10th पास आउट नहीं है, ड्रॉप आउट हैं, 9th फेल हैं, वो आज के टाइम पर टॉप एथलीट्स बने हुए हैं और इतनी अर्निंग है, इतना फाइनेंशियल इतने बड़े हो चुके हैं। तो बेसिकली लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को पता चला है कि स्पोर्ट्स में करियर बहुत अच्छा है और बहुत हाई ग्रोथ होती है। आज के टाइम पे किसी से पूछो, वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में कर अच्छा करना चाहता है लोगों को देख के, या क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेंड भी चेंज हुआ है। तो अब आगे देखते हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिज़िकल एजुकेशन। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक एडवाइजरी बोर्ड बना जिसका नाम था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिस और ये सेटअप हुआ 1950 में, जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ताराचंद। और इसका बेसिकली मोटिव यही था कि अब डिफरेंट कॉलेज एंड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ मेंबर और मीटिंग के साथ में डिसाइड ये हुआ कि फ़िज़िकल एजुकेशन को भी स्कूल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए। और इसके बाद आता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जिसमें गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई टू बूस्ट अप गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स इस्टेब्लिश हुआ 1954 में, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए जनरल के.पी. करियप्पा। और इसी के साथ साथ और डेवलपमेंट स्टार्ट हुई इंडिया में। फिर आया हमारा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ थिंग्स चेंज फॉर फिज़िकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिज़िकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। सो बेसिकली इस बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1950 में, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ताराचंद। और इनके साथ ताराचंद जी के साथ 10 और मेंबर्स थे। उन्होंने डिफरेंट कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के प्रिंसिपल और चांसलर्स के साथ और उनके साथ मीटिंग्स की, ताकि फ़िज़िकल एजुकेशन एक एकेडमिक प्रोग्राम का पार्ट बन सके। नाउ अब आते हैं हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी लेके आई 1954। उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने डिफरेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हेड्स बुला के उनके साथ मीटिंग की और इस काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की, और जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जनरल के.पी. करियप्पा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का मेन मोटिव यही था कि गेम्स को बूस्ट करे इंडिया में, और एक ग्रोथ हो स्पोर्ट्स की इंडिया में। तो इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बाद फिज़िकल एजुकेशन में एक और डेवलपमेंट होती है जब इंडियन एथलीट्स का ओलंपिक्स या एक इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता, तो किंग ऑफ पटियाला डिसाइड करते हैं एक मीटिंग, एक कमेटी एक इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जो पुअर परफॉर्मेंस, जो डाउनफॉल हो रहा है इंडियन एथलीट्स का या जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उसको एनालाइज़ करते हैं। और उस एनालाइज़ करने के बाद वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन 1961, जिसमें हमारे एथलीट्स वहाँ पर ट्रेन होंगे, और ट्रेनिंग लेने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगा इंटरनेशनल लेवल पर। उन्हें एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा, प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा ट्रेनिंग का, ताकि इंडिया में ओलंपिक गेम्स की रिगार्डिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, करियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। सो क्या क्या डिफरेंट करियर्स हैं फिज़िकल एजुकेशन में, उसके रिगार्डिंग इसमें हम बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा टीचिंग रिलेटेड करियर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन मैंडेटरी है। सो और फिज़िकल एजुकेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी चिल्ड्रन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फ़िज़िकली हो, मेंटली हो। उसमें फ़र्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्री स्कूल लेवल, जो छोटे बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कराना, उन्हें बॉडी बैलेंस कराना, और छोटी मोटी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना। और यह एलिमेंट्री स्कूल लेवल। सेकंड आपका आता है मिडिल स्कूल लेवल,
जिसमें 6 to 8th क्लास के थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज या मॉडरेट एक्टिविटीज़ उन लोगों को करा दी जाती हैं। और उसके बाद आता है आपका हाई स्कूल और सीनियर स्कूल लेवल, जैसे कि प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरीज़ की भी एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे 11th और 12th में फ़िज़िकल एजुकेशन रहता ही है, उसमें आपको टीचिंग के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऑप्शन है टीचिंग रिलेटेड करियर में। इसके बाद टीचिंग रिलेटेड से ही कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर आप टीचर से अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो एज अ प्रोफेसर आप अपना करियर देख सकते हैं। आप कॉलेज में अपॉइंट हो सकते हैं एज अ फिज़िकल एजुकेटर प्रोफेसर। तो चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं, करियर ऑप्शन फिज़िकल एजुकेशन में सेकंड हमारा है कोचिंग रिलेटेड करियर। सो कोचिंग को बहुत ट्रेडिशनल फील्ड माना गया है फिज़िकल एजुकेशन में, और आप इसमें किसी कॉलेज, किसी क्लब, किसी एकेडमी में अपना करियर बना सकते हैं एज अ कोच। और आप डुएल भी कर सकते हैं, आप टीचिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप किसी क्लब या टीम को कोच भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है टीचिंग के साथ साथ कोचिंग रिलेटेड करियर को परस्यू करने का। और इसके अंदर बात करें हम तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर बना सकते हैं, जैसे एसोसिएशन है डिफरेंट या फेडरेशन है, उसमें आप अपने आप को अपना करियर बना सकते हैं या उसे रन कर सकते हैं उस बॉडी को। अगर आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है या क्वालिटी है तो आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। आप फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ सकते हैं एज अ फिज़िकल एजुकेटर। आप किसी टीम को या एज अ कोचेज़ को आप डेवलप करते हैं तो आप वो देख सकते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन में आ सकते हैं। बहुत सारे रिक्रिएशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके जो स्ट्रेस है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वहाँ पे कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करा के वो स्ट्रेस बज़ आउट करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। एंजाइटीज़ हो रही होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज़ अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और उसके बाद आता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। जितनी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कैसे इवेंट को मैनेज करना है, ये सारे भी करियर ऑप्शन है आपके पास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। सो बेसिकली आपने देखा होगा अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और डिफरेंट क्लब्स की मेंबरशिप ले लेते हैं जहाँ पे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जुम्बा क्लासेस लेते हैं, एरोबिक क्लासेस लेते हैं। तो ये सारी अवेयरनेस के कारण एक ये फील्ड भी डेवलप हुआ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं एज अ फिज़िकल एजुकेटर। और आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उनका डाइट प्लान बता सकते हैं। अगर कोई ओबेसिटी से का शिकार है तो ओवरवेट है, उसको आप डिफरेंट एक्सरसाइज दे के, डिफरेंट डाइट प्लान्स दे के उनका वेट कंट्रोल करा सकते हैं। तो ये सारे अब डिफरेंट करियर भी स्टार्ट हो चुके हैं फिज़िकल एजुकेशन में, जिनका बहुत अच्छा ग्रोथ है और फ्यूचरिस्टिक करियर है ये। नाउ अब आते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। सो पहला है एज अ प्रोफेशन प्लेयर। अगर आप किसी गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं और उसे परस्यू करना चाहते हैं और अच्छा एक लेवल अचीव करते रहते हैं तो आप अपना करियर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आप बना सकते हैं। लाइक इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी गेम में तो उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर बट ये भी होता है कि ये जो प्रोफेशनल करियर होता है एज अ प्लेयर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, जब तक ये प्रोफेशन आपका चल रहा है। अगर एज अ प्रोफेशन आपका रिटायरमेंट हो जाती है, एज अ प्लेयर आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर है वो शिफ्ट हो जाता है एज अ ऑफिशियल्स में। अगर आप उसके बाद भी परस्यू करना चाहते हैं कोई करियर तो आप ऑफिशियल्स बन सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज होती है अपने गेम की। तो उसमें आप एज एम्पायर, रेफरी, स्कोरर, तो ये सारे ऑफिशियली आप अपने गेम से जुड़ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके पास परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर में। तो लास्ट है आपका करियर इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अगर आपके पास थोड़ी भी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप अपना करियर बना सकते हैं इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में।
आप बुक पब्लिश कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हैं, और आप स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। देखा होगा अगर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई गेम हो रहा है, वो कैसे ब्रॉडकास्ट होता है, कैसे टेलीकास्ट होता है, और हर एक के घर में वो गेम देख सकते हैं। तो ये सारे ही करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड। तो चलिए अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। चलिए पहले हम जानते हैं कि नेशनल लेवल होता क्या है। तो बेसिकली नेशनल लेवल जहाँ एक स्टेट प्लेयर या एक स्टेट की टीम compete करती है अदर स्टेट की टीम से। फॉर एग्जांपल दिल्ली की स्टेट टीम अगर compete करती है किसी अदर स्टेट, पंजाब, राजस्थान, यूपी, तो इसे बोलते हैं नेशनल लेवल कंपटीशन। तो नेशनल लेवल कंपटीशन में भी कैटेगराइज होती हैं चीज़ें। नेशनल लेवल कंपटीशन तक पहुंचने के लिए पहले आपको compete करना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के एथलीट आपस में compete करेंगे और उसका जो विनर होगा वो अगले लेवल में जाएगा स्टेट लेवल कंपटीशन में। स्टेट लेवल कंपटीशन में क्या होगा, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी एथलीट्स हैं वो आगे compete करेंगे और उसमें से जो विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में। तो बेसिकली जब नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में कोई सिलेक्शन होता है, उन कॉम्पिटिशन से पहले आपने सुना होगा नेशनल कैंप्स लगते हैं जहाँ पे उन्हें ट्रेन किया जाता है उस नेशनल लेवल कंपटीशन को खेलने के लिए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है नेशनल लेवल कंपटीशन के गेम्स का। और अगर आप नेशनल लेवल्स में भी अच्छा करते हैं तब जाके एक टीम बनती है किसी भी गेम की, जिसे बोलते हैं टीम इंडिया, और वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और एक कंट्री दूसरी कंट्री से compete करती है। तो अगर आप एग्जांपल लें नेशनल लेवल गेम्स के, तो लेटेस्ट एग्जांपल है खेलो इंडिया गेम्स, जहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के स्कूल्स या कॉलेज की टीम्स आके पार्टिसिपेट करती है। देन एक और एग्जांपल है स्कूल नेशनल गेम्स, जहाँ पे स्कूल नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं। और इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का एग्जांपल आपका एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। तो चलिए इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम। सो बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में लॉन्च करने की, और जो कि लॉन्च हुआ था 2018 दिल्ली में। इसका फर्स्ट एडिशन दिल्ली में हुआ, इसका सेकंड एडिशन पुणे में, और जो इसका लास्ट 2020 एडिशन वो गुवाहाटी में। और अगर हम खेलो इंडिया की एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो अंडर 17 लेवल स्कूल स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 17 साल से कम के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है अंडर 21, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अंडर दिस स्कीम 1000 बच्चों का जो इस खेलो इंडिया से आइडेंटिफाई होंगे, उन लोगों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी 5 लाख रुपीज़ अगले 8 साल तक। जी हाँ, बिल्कुल 5 लाख रुपीज़ अगले 8 साल तक बच्चों को एज ए स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि वो अपना पूरा फोकस, अपने पूरे एफर्ट्स अपनी ट्रेनिंग पर लगाएं, अपने गेम पर लगाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर लगाएं, ताकि एक स्पोर्टिंग कल्चर और एक इन्वायरमेंट इंडिया में डेवलप हो सके। तो चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो बेसिकली जो इंडिया में हमारा यंग टैलेंट था, जो इनिशियल स्टेज पर था, जो ग्रास रूट लेवल पर था, वो कहीं ना कहीं अपने गेम को परस्यू नहीं कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली का सपोर्ट ना होना, फैमिली का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होना, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिस लोकेलिटी में वो रहता था, या जो भी XYZ रीजंस थे, उसकी वजह से एक हमारा यंग टैलेंट वो अपना गेम परस्यू नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में एक स्पोर्टिंग कल्चर नहीं आ पा रहा था, एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर। उन सबको ध्यान में रखते हुए इस खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्टार्ट हुई, ताकि हम अपना यंग टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस आइडेंटिफाइड टैलेंट को हम पॉलिश कर पाएँ एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल सेंटर्स में, जहाँ पे उसे हम ट्रेन कर पाएँ और वो एक आगे चल के इंडिया को एक अच्छा एथलीट मिले, इंडिया को रिप्रेजेंट करे और वर्ल्ड वाइड प्राउड फील कराए। और बेसिकली जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे खेलो इंडिया के थे, वो फर्स्ट था आपका प्ले फील्ड डेवलपमेंट। हम जैसे जैसे टैलेंट
को हम डेवलप करेंगे, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। खेलो इंडिया के प्रोग्राम के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स बनाए गए, उन सेंटर्स के डिफरेंट गेम्स के फील्ड बनाए गए और ऑफिशियल्स रखे होंगे, ग्राउंड्समैन रखे होंगे जो फील्ड की देखभाल करेंगे, फील्ड को मेंटेन रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ डेवलप होती रहेंगी। तो फर्स्ट हमारा जो था वो डेवलपमेंट जो था वो प्ले फील्ड डेवलपमेंट था, और सेकंड हमारा कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। साथ साथ ऐसे प्लेयर आइडेंटिफाई होंगे, कोचेज़ को भी हम डेवलप करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग दे पाए एथलीट्स को, उन सेंटर्स पे कोचेज़ भी प्रोवाइड हों जो उन यंग टैलेंट को पॉलिश करें, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाए। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स। अगर ये तो नहीं है कि कोई अगर हम नीचे साउथ से अगर कोई हम एथलीट लेते हैं और उसे हम ट्रेनिंग के लिए नॉर्थ में ले जाएं, जम्मू में ले जाएं, श्रीनगर कश्मीर में ले जाएं और वहाँ ट्रेन कराएं, तो एक मॉरली भी वो डाउन फील करेगा, घर से दूर रहेगा। तो कोशिश ये आती है कि जिस स्टेट में वो या जिस डिस्ट्रिक्ट में वो टैलेंट आइडेंटिफाई हो उसी के आसपास ही हम उन्हें ट्रेन करें। इसलिए स्टेट लेवल सेंटर्स बनाए गए खेलो इंडिया में, ताकि वो उन सेंटर्स पर जाकर ट्रेन कर पाएँ और अपने घर के पास रह पाएँ, अपनी फैमिली को भी देख पाएँ, अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रख पाएँ। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी गई। एंड नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन। अगर हम एथलीट को ट्रेन करा रहे हैं तो बीच बीच में उन्हें कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कराएं, ताकि उनकी ग्रोथ पता चले, एवेल्यूशन कर पाएँ उनकी हम परफॉर्मेंस का। ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। और जो बेसिक इसका मेन कोर जो ऑब्जेक्टिव जो है वो है इसका टैलेंट सर्च। खेलो इंडिया प्रोग्राम से टैलेंट आइडेंटिफाई होगा, सर्च होगा और उसके बाद डेवलपमेंट होगी उस टैलेंट की, जो आगे जाके नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है इसमें सपोर्ट फॉर नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज़ या फेडरेशन या एसोसिएशन आप कह लीजिए, उन सबको फाइनेंशियल बजट देना, उन्हें सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। नेक्स्ट है इसमें फ़िज़िकल फिटनेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन की फ़िज़िकल फिटनेस, उनका फ़िज़िकल लेवल मेंटेन रखना या ग्रोथ लाना, वो हम सारा इसमें देखते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम में। कैसे बच्चे लास्ट ईयर से और करंट ईयर में कितना डेवलप हुए फिज़िकली, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स में हैं। नेक्स्ट है इसमें स्पोर्ट्स फॉर वुमेंस। अगर वुमेंस का पार्टिसिपेशन आप देखें ओलंपिक्स में 2 से 3% ही है वर्ल्ड वाइड भी, और इंडिया में ये इससे भी कम है। तो स्पोर्ट्स फॉर वुमेंस को प्रमोट करना, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना, वुमेंस को एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें भी इसमें कंसीडर की गई हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमॉन्ग्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जितने भी डिसेबल हैं, फिज़िकली डिसेबल पीपल हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, उन्हें मेन स्ट्रीम में लेके आना और उन्हें भी एक मोटिवेट करना कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आप फिज़िकली टैलेंट अपना शोकेस करना चाहते हैं, वो अपना शोकेस कर सकते हैं अपना टैलेंट और अपने आप को मेन स्ट्रीम में कंसीडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एक कंट्री को यूनाइट करना, नेशन को यूनाइट करना, एक पीस का डेवलपमेंट करना, और साथ स्पोर्ट्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक कंट्री को यूनाइट करने के लिए। कभी भी आप देखिए इंडिया का पाकिस्तान से मैच हो तो कंट्री इतनी यूनाइट हो जाती है, कितना सपोर्ट करती है, कितनी एक पॉजिटिविटी के साथ सपोर्ट करती है अपनी टीम को। ये सारी चीज़ें इसमें भी कंसीडर की हैं। एंड लास्ट है इसमें प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स। इंडिजीनियस गेम जो इंडिया के ओरिजिनल गेम्स हैं, खो खो, कबड्डी, इन सारे गेमों को प्रमोट करना, रूरल एरिया में जितना भी टैलेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें सपोर्ट करना फाइनेंशियली, ताकि वो इन गेम्स को खेलें और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीज़ें कंसीडर की गई हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।